हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को टारगेट करते हुए हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ की थ्योरी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ की थ्योरी क्लास में हम छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति अभी तक देख रहे थे। छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति से 3 से 4 क्वेश्चन लास्ट टाइम 2018 के पेपर में आए हुए थे। तो लोक कला एवं संस्कृति से इस बार भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और ये जो 5 क्वेश्चन है इसकी तैयारी हो चुकी है। देखिए, इसकी जो थ्योरी की क्लास है पहले हमने वो भी किया है और इसके साथ में एमसीक्यूज करा रहे थे। एमसीक्यूज और थ्योरी, बस आप जितनी चीज़ें कराई गई हैं उतनी कर लीजिए, 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 से 35 क्वेश्चन हमारे छत्तीसगढ़ से आएंगे और 5 नंबर की तैयारी हम कर चुके हैं। अब क्या करने वाले हैं, हम छत्तीसगढ़ की भूगोल के जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसकी तैयारी करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के भूगोल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखोगे, 2018 में जब पेपर हुआ था उस टाइम पे लगभग 12 से 15 क्वेश्चन केवल छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी से आए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी से भी 15 क्वेश्चन आए थे, मतलब इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला के 15 क्वेश्चन आए थे और छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी से अकेले ही 15 क्वेश्चन लगभग आ गए थे। तो ज्योग्राफी ही आपको 30 क्वेश्चन तो दिला दे रहा था। तो जो छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी है, ये वाला जो सेक्शन है छोटा, ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं रहेंगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, छत्तीसगढ़ का पहले हमने जिले संभाग ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक बनावट देखा। भूगर्भिक बनावट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको जाके देखिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप भूगर्भिक बनावट को जानेंगे तो ये जो भौतिक विभाजन है ये समझना आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो भूगर्भिक बनावट वाला क्लास देखिए। उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ पढ़ा था। ये जो छत्तीसगढ़ की मिट्टी है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कृषि पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ की मिट्टी बहुत काम आने वाली है। तो कृषि अब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे कौन कौन से टॉपिक पहले से हो चुके हैं। भूगर्भिक बनावट, छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, ये हो चुका है। आज हम क्या देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन, जिसमें भौतिक विभाजन में होता क्या क्या है, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं और इस क्लास से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है। 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं लेकिन एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली श्योर है इस टॉपिक से आएगा। 1 से 2 क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से आएंगे और आज की क्लास से हमारे एक क्वेश्चन फिक्स है, लिख के ले लीजिए, इस क्लास से आएगा ही आएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हो गया फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन या छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ का भौतिक या प्राकृतिक विभाजन किसे बोलेंगे, किसी भी चीज का भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन किस बेस पे किया जाता है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर आप जहां भी रहते होंगे तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे हर जगह पे हम पृथ्वी में रहते हैं। ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी में चीजें क्या क्या हैं तो आपको पता होगा कि या तो जल है, पानी है ना, पानी है, या तो समतल जमीन है जिसे हम बोलते हैं खेत हो गया, मैदान हो गया, है ना। खेत मैदान हो गए, या तो जल हो गया, या तो पर्वत दिख जाएंगे आपको, ये पर्वत दिख गए, पर्वत हो गया, या तो पठार हो गया। यही 4 चीजें आपको दुनिया में दिखेंगी, है ना। प्राकृतिक रूप से बोल रहा हूं, अब ऐसा मत बोल देना कि मेरे यहाँ बिल्डिंग है, ये सारी चीज तो है ही नहीं, ठीक है। तो मैं प्राकृतिक रूप से बोल रहा हूँ, ये 4 ही चीजें मिलती हैं। अब हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, जल है, हाँ है, लेकिन बहुत थोड़ा। यहाँ पे एक छोटा सा डैम हो गया, यहाँ पे एक छोटी सी नदी हो गई। तो वो जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वो जो जल वाला एरिया है, अगर यहाँ पे समुद्र रहता तो बहुत बड़ा एरिया को कवर करता। तो समुद्र जैसी चीजें नहीं है, बहुत छोटी सी जल वाला चीजें हैं। तो जल को हम नेगलेक्ट मान के चलते हैं हमारे इस भौतिक विभाजन में, क्योंकि छोटे छोटे से जलाशय हैं हमारे यहाँ। अब खेत मैदान, हाँ, छत्तीसगढ़ को जो बीच वाला एरिया है, आपको मध्य वाला एरिया है, यहाँ पे आपको खेत मैदान तो बहुत सारे दिखने को मिलेंगे। अगर आप धमतरी में जाओगे तो खेत ही खेत मिलेंगे, गरियाबंद में जाओगे तो खेत ही खेत मिलेंगे, आप बेमितरा रायपुर में जाओगे तो खेत ही खेत मिलेंगे। क्या यहाँ पे पर्वत मिलेगा, पर्वत ना के बराबर, जो भी मिलेंगे बहुत छोटे से मिल सकते हैं, लेकिन लगभग यहाँ पे खेत या मैदान ही मिलेंगे। अगर आप ऊपर साइड में जाओगे छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के ऊपरी साइड में आपको पठार देखने को मिलेंगे, पठार पाट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, बीच में आपको मैदान देखने को मिलेगा और उत्तर और दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलेगा, पर्वत और पठार देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिलेंगे।
देखिए, पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको डाउट में डाल सकती हैं। पर्वत, अगर आप यहाँ पे चढ़े, ऐसे आज जा रहे हो और ये पर्वत पे चढ़ गए और मान लीजिए थोड़ा सा भी आपका पैर फिसला तो धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। तो जो इसकी ऊंचाई रहती है और जिसका ऊपरी वाला हिस्सा रहता है वो बहुत नुकीला रहता है, ठीक है। पर्वत में क्या होता है, जिसका ऊपरी सतह होता है वो बहुत क्या छोटा सा रहता है, लेकिन जो पठार होता है, पठार में जिसका ऊपरी सतह होगा वो समतल होता है। ऊपरी सतह में अगर आपने मेहनत किया है, यहाँ पे चढ़ोगे तो ऊपरी सतह में क्रिकेट भी खेल सकते हो, गिल्ली दौड़ भी खेल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें हो सकती हैं। समतल है मतलब वो पठार हो जाएगा। अगर जो उसका ऊपरी सतह है वो नुकीला है, छोटा सा एरिया है, तो वो क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ का जो भौतिक विभाजन है वो कितने टाइप में किया गया है। 4 टाइप में किया गया है। कौन कौन से हैं, देखिए, ये हो गया पूर्वी बघेलखंड का पठार जो हरे कलर में आपको दिख रहा होगा। जो ये कत्था कलर, आई थिंक कत्थई कलर होता है, ये जसपुर सामरी पाठ प्रदेश हो गया, ठीक है। ये हल्का हल्का सा व्हाइट क्रीम कलर दिख रहा होगा आपको, ये छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया। और जो ये रेड कलर में दिख रहा है ये दंडकारण्य प्रदेश हो गया। कौन सा प्रदेश, दंडकारण्य प्रदेश, या दंडकारण्य का पठार भी बोला जाता है इसे, ठीक है। दंडकारण्य प्रदेश बोलिए या बस्तर का प्रदेश बोलिए, बस्तर का पठार बोलिए, दंडकारण्य पठार बोलिए, कुछ भी बोलिए, सब चलेगा, ठीक है। तो 4 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। छत्तीसगढ़ को 4 भागों में भौतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर या दंडकारण्य का पठार। 4 भाग, चीजें याद हो गई ना। अब आपको बताता हूं, देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो किस द्वीप के, कौन से प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है, किस भाग के अंतर्गत आता है, हमारा छत्तीसगढ़ किस भाग के अंतर्गत आता है। तो आपको ये पता होगा कि अगर कोई भी जो जगह है, कोई स्थल है, अगर 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम बोल देते हैं प्रायद्वीप, पता है। अब देखिए, ये हो गया यहाँ पे 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये प्रायद्वीप हो जाएगा। अब ये प्रायद्वीप हो गया तो हमारा छत्तीसगढ़ भी प्रायद्वीप में आएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ भी प्रायद्वीप में आता है और प्रायद्वीपी उच्च भूमि में आता है। हमारा छत्तीसगढ़ किस भाग में आता है, तो प्रायद्वीपी उच्च भूमि में आता है, ठीक है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपी उच्च भूमि में आता है। पहली चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए, आपको मैंने क्या बताया, जल, मैदान, पर्वत, पठार, यही चारों चीजें होती हैं। अगर आपसे ऐसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग किसके अंतर्गत आता है, अगर भौतिक रूप से, तो छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत 50%। लेकिन अगर आपसे और घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसका विस्तार है, पर्वत है क्या, पठार है क्या, जल है या मैदान है, तो आप क्या बोलोगे, छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो पठार के अंतर्गत आता है। 43% एरिया, कितना, 43% एरिया छत्तीसगढ़ का पठार के अंतर्गत आता है। देखिए कैसे, यहाँ भी जो आपको पठार मैंने बोला, तो क्या यहाँ पे पठारी पठार है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी आपको नॉर्मल खेत वेत कुछ कुछ जगह पे दिखेंगे। यहाँ पे मैदान बोला तो ये केवल मैदान ही मैदान नहीं है, इसका सर्वाधिक जो % है वो मैदान में आता है। यहाँ भी हो सकता है कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको मैकल श्रेणी देखने को मिलेगी। यहाँ भी पर्वत है, यहाँ भी कुछ कुछ खेत मिलेंगे, यहाँ भी कुछ कुछ खेत मिलेंगे, है ना। तो ऐसे अगर बोला जाए कि जो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र है वो पठार के अंतर्गत, अगर जो भौतिक रूप से जो सर्वाधिक क्षेत्र बोला जाए तो छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया। दोनों चीजें थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ हमारा, ये छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में पूर्वी बघेलखंड का पठार, पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य प्रदेश 4 भागों में डिवाइड किया था हमने इसके छत्तीसगढ़ को। अब जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो कितने % एरिया को कवर करता है, तो आपको यहां भी दिख रहा होगा 16% एरिया को। अगर हमारा छत्तीसगढ़ 100% हो गया तो 16% क्या हो गया, 16% हो गया पूर्वी बघेलखंड का पठार, 4% हो गया जसपुर पाट प्रदेश, 50% हो गया छत्तीसगढ़ का मैदान और 28% हो गया बस्तर का दंडकारण्य प्रदेश, ठीक है। अब आपको ये चारों चीजें याद रखनी है। क्या क्या, जो भौतिक रूप से हमने छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा, 16% पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आएगी, 4% जसपुर सामरी पाट
प्रदेश के अंतर्गत आएंगी और 50% छत्तीसगढ़ का बेसिन या महानदी बेसिन या फिर महानदी का मैदान के अंतर्गत आता है और 28% बस्तर के दंडकारण्य पठार या दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि इसका क्षेत्र पूछ लेता है। क्षेत्र क्या पूछेगा कि पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के कितने किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। क्या पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के कुल कितने एरिया में फैला हुआ है। अब आपको क्या पता है, 16% पता है। होता कितना है 16.16, लेकिन अगर आप 16 याद रखेंगे उतना काफ़ी है। अगर हम 4% नहीं होता, यहाँ पे 4.59% होता है जसपुर सामरी पाठ के लिए। 4% याद करिए, 4.59 मत याद करिए, ठीक है। 50% महानदी का बेसिन होता है, 50.34% होता है, लेकिन हमें 50% याद रखना है। और बस्तर का दंडकारण्य प्रदेश 28.91% आता है, लेकिन हमें 28% याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितना किलोमीटर, तो अब आपको इतना तो पता है कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। आपसे क्या पूछता है कि पूर्वी बघेलखंड का पठार कितना किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, तो 1,35,000 वर्ग किलोमीटर का 16% कितना होगा। 16% कर लीजिए, आप काट देना, फिर जितना किलोमीटर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत हो जाएगा। तो आप ऐसी कुछ कुछ चीज़ों को याद करिए, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है, हमें रट्टा हर जगह नहीं मारना है। आया समझ में। अगर वही का पूछता क्या महानदी का बेसिन, महानदी का मैदान कितने भाग में, तो 1,35,192, तो पूरा छत्तीसगढ़ हो गया। इसका 50% भाग कर दीजिए, गुणित 50/100 कर दीजिए, जो आएगा वो महानदी का क्षेत्रफल हो जाएगा। उतना किलोमीटर महानदी का मैदान फैला हुआ है। अब हम लोग आते हैं अपने पहले किसमें, पाठ प्रदेश की बात करते हैं। एक चीज और आपको याद रखना चाहिए था, इसमें क्या याद रखना चाहिए, देखिए है क्या, ये हमारा भारत हो गया। तो भारत में बघेलखंड का जो पठार है वो ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, ये ऐसे फैला हुआ है। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र है, जैसे ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ग्रीन वाला कलर, ये भी ये बघेलखंड के पठार में आता है, लेकिन बघेलखंड के पठार के पूर्वी क्षेत्र में आता है। देखिए यहाँ पे बघेलखंड का पठार फैला हुआ है। मैं पेन का कलर चेंज करके और समझा देता हूँ आपको, जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाए। ये कलर ले लेते हैं। देखिए ये हो गया बघेलखंड का पठार। अभी हमारा छत्तीसगढ़ का भी इतना एरिया आ गया, लेकिन आपको पता होगा कि ये हो गया नॉर्थ, ये हमेशा साउथ होता है, ये होता है ईस्ट या फिर पूर्व, ये होता है वेस्ट। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, देखिए आप पूर्व में आ रहा है, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में आ गया। देखिए पूर्व में आया मतलब पूर्वी बघेलखंड के पठार आता। अगर यहाँ पे होता पश्चिम में होता हमारे छत्तीसगढ़, तो पश्चिमी बघेलखंड के पठार में आता। तो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो पूर्वी बघेलखंड के पठार में आता है। अब देखिए जो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है, यहाँ पे एक्चुअल में आप देखेंगे तो छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार कौन से राज्य में फैला हुआ है, कौन से राज्य में, तो आपको पता होगा झारखंड राज्य में। झारखंड, उड़ीसा, ऐसे कुछ कुछ राज्यों में ये फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल है ना। तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसके अंतर्गत ये जो जसपुर सामरी पाठ वाला एरिया है, ये भी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ये अलग पाठ प्रदेश हो गया, ये अलग पाठ प्रदेश हो गया, ठीक है। दंडकारण्य का अलग हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फिर से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं पाठ प्रदेश। पाठ प्रदेश एक यहाँ पे मैप बना के समझा देता हूँ आपको। ये हो गया मान लीजिए हमारा पाठ प्रदेश। मैं केवल इतने की बात कर रहा हूँ, ये इतने की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी से सबको भूल जाइए, सब चीज़ को भूल जाइए। यहाँ पे देखिए ये हो गया पाठ प्रदेश। पाठ प्रदेश में ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ये यहाँ पे ये थोड़ा सा बलरामपुर होगा, यहाँ पे हो गया सरगुजा, यहाँ पे हो गया जसपुर। तो जो पाठ प्रदेश है कौन कौन से जिले में फैला हुआ है, तो बलरामपुर का कुछ जिला हो गया, बलरामपुर का कुछ क्षेत्र हो जाएगा, सरगुजा का कुछ क्षेत्र हो जाएगा, और इसके अलावा थर्ड है जसपुर संपूर्ण जिला, है ना, जसपुर का संपूर्ण जिला, जसपुर संपूर्ण ऐसा कर सकते हैं आप, जसपुर ऐसे हो जाएगा।
जसपुर संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, पूरा जसपुर आ जाएगा और सरगुजा जिले का कुछ भाग आ जाएगा और बलरामपुर जिले का कुछ भाग आ जाएगा। इससे मिल के क्या बना हुआ है, पाठ प्रदेश बना हुआ है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, एकदम ईजी सा क्वेश्चन बनेगा कि पाठ प्रदेश में कौन सा जिला नहीं आता है। अब कोरिया जिला दे देगा। अब आपको क्या पता रहना चाहिए कि पाठ प्रदेश में बलरामपुर का कुछ क्षेत्र आता है, सरगुजा का कुछ क्षेत्र आता है और जसपुर का पूरा जसपुर जिला ही आ जाता है। तो आपको 3 जिलों का नाम याद रखना है, पाठ प्रदेश में आते हैं। अब देखिए बलरामपुर में यहाँ पे है सामरी पाठ, आपने नाम सुना होगा, आपके 2018 के पेपर में यही से क्वेश्चन आया हुआ था। ये सामरी पाठ है। ये यहाँ पे है जमीर पाठ, मैं ये साइन बना दे रहा हूँ, इससे समझ में आना चाहिए आपको। ये हो गया जारंग पाठ, ये हो गया मैन पाठ और ये हो गया जसपुर पाठ। ठीक है, सारी चीज़ें, ये हो गया सामरी पाठ, ये हो गया जमीर पाठ। सारी चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से डिफाइन करके बताने वाला हूँ आपको। ये हो गया जारंग पाठ, ये हो गया जसपुर पाठ और ये हो गया मैन पाठ। बस पाठ में इतने पाठ हैं। पाठ जिसका ऊपरी हिस्सा समतल होता है, मैंने यहाँ पे केवल साइन बनाया है, ऐसा ना। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं पाठ प्रदेश के बारे में। पाठ प्रदेश, जो पाठ प्रदेश है वो बना किससे है। अगर आपने भूगर्भिक संरचना पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो पाठ प्रदेश है वो बना किससे है, तो मैग्मा और लावा के ठंडा होने से बना हुआ है। मैग्मा और लावा के, मैग्मा और लावा ये कहाँ से पैदा हो जाता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट से मैग्मा और लावा बनता है और मैग्मा और लावा के ठंडे होने से बनता है क्या, पाठ प्रदेश। ठीक है, तो हमारा जो पाठ प्रदेश है किससे बना हुआ है, मैग्मा और लावा के ठंडे होने से बना हुआ है। यहाँ पे मैंने खनिज के बारे में बताया था आपको। जब भी खनिज की बात होगी तो बताइए बताइए बताइए, क्या साइन आपको बताया था मैं, कुछ याद आया। मैंने 4 भाग में डिवाइड किया था। अगर ये जो एरिया है, आपको अगर इन जिलों के नाम पता है, इन जिलों में अगर कभी भी पूछेगा तो आपको बॉक्साइट बताना है। क्या, बॉक्साइट। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बता रहा हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम चांस है कि बॉक्साइट पाया जाएगा। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, तो कोयला पाया जाएगा। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, तो चूना पत्थर पाया जाएगा, चूना पत्थर। और यहाँ पे लोहा। ठीक है, तो बस्तर संभाग में लोहा, जो ये दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग है इसमें चूना पाया जाएगा। और जो ये सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग के उत्तर पश्चिम वाले एरिया में आप देखेंगे, जैसे कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, इन क्षेत्रों पे कोयला पाया जाएगा। और जसपुर पाट वाले एरिया में बॉक्साइट पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, जसपुर पाट वाले एरिया में बॉक्साइट पाया जाएगा। ये हो गया बॉक्साइट। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो जो पाठ प्रदेश है वो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत, है ना, के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे मिट्टी कैसी मिलेगी, मिट्टी मैंने आपको बताया था, मिट्टी कैसी है, होता क्या है, यहाँ ऐसी मिट्टी होती है। पानी गिरता है तो जो मिट्टी है, मिट्टी के कण बह जाते हैं, तो यहाँ पे बचते क्या है, कंकड़ बचते हैं। और जो यहाँ पे मिट्टी का स्वरूप है वो होती है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी बहुत हार्ड मिट्टी हो जाती है। बहुत हार्ड होती है क्योंकि इसमें एल्यूमिना ज़्यादा रहता है ना, इस वजह से हार्ड होती है। और ये किस में काम आती है, तो घर बनाने के लिए काम आती है, इससे ईंट वीट बनाए जाते हैं। भवन निर्माण में लैटेराइट मिट्टी काम आती है। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी फसल होती है, मिट्टी है, सीधी सी बात है, फसल होगी। कौन कौन सी फसल होगी, यहाँ पे आप मस्त चाय पीजिए, यहाँ पे आप मस्त आलू खाइए, यहाँ पे आप टमाटर उगाइए और यहाँ पे लीची पैदा कीजिए। ठीक है, इतनी चारों चीज़ें। देखिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि लैटेराइट मिट्टी में क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं बताइए। चाय की पैदावार होती है, आलू की पैदावार होती है, टमाटर की पैदावार होती है, लीची की पैदावार होती है। पाट प्रदेश में कौन सी फसल होती है, पाट प्रदेश में क्या हो जाएगा, चाय होगा, आलू होगा, टमाटर होगा, लीची होगा। यही छोटी छोटी जी तो क्वेश्चन बनते हैं। एक बार चलिए फिर से इसको हम लोग देखते हैं। सामरी पाट, देखिए कौन कौन से पाट प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। सामरी पाट आता है, जमीर पाट आता है, जारंग पाट आता है, मैन पाट आता है और जसपुर पाट आता है। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बार बार रिवीजन होती रहेंगी, टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लास में ही याद होती जाएंगी, बस आप ध्यान से देखते बस जाइए। अब देखिए
जो ये जसपुर पाठ है या पाठ प्रदेश है, पाठ प्रदेश के अंतर्गत बलरामपुर जिले का कुछ क्षेत्र आता है, सरगुजा जिले का कुछ क्षेत्र आता है और संपूर्ण जसपुर जिला आता है। जो पाठ प्रदेश है वो बना किससे है, तो मैग्मा और लावा के ठंडे होने से पाठ प्रदेश बना हुआ है। इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बॉक्साइट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत ये पाठ प्रदेश होता है, मतलब है स्थित है। उसके बाद है फिर मिट्टी लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे है। लेटेराइट मिट्टी भवन निर्माण में यूज की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे फसल होता है चाय, आलू, टमाटर, लीची। चीज़ याद हो गई। अब चलिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो सामरी पाठ है, जमीर पाठ है, जारंग पाठ, जसपुर पाठ, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए, पहला कौन सा बता दूं आपको, मैन पार्ट जाना चाहिए। मैन पार्ट आप जाते होंगे। मैन पार्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। मैन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, मैन पार्ट को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला। छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है और इसे कहा जाता है छोटा तिब्बत। ऐसे क्यों, ये क्या तिब्बत तिब्बत है, तिब्बत क्या है। देखिए होता क्या है, 1962 टाइम में भारत चीन युद्ध होता है। और जब भारत चीन युद्ध होता है, आपको पता होगा, ये मान लीजिए चीन हो गया, यहाँ पे है तिब्बत और यहाँ पे है भारत। इसकी लड़ाई हो रही है, बीच में बेचारा कौन पिस गया, तिब्बत। अब तिब्बत वाले बेचारे सीधे साधे, अब वो आ गए, भागने लग गए कि मुझे जीना है, कुछ करना है तो जीना है। आ जाते हैं भारत। भारत तो एक शांति प्रिय देश है, भारत में आ जाते हैं। अब इनको रहने के लिए चाहिए तो कुछ जगह ऐसी, बहुत सारी जगह पे रहते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में इन्हें बसाया जाता है। कौन सी जगह पे, तो मैन पार्ट में इन्हें बसा दिया जाता है। तो भारत चीन युद्ध के कारण यहाँ पे, कहाँ पे, मैन पार्ट में इन्हें बसा दिया जाता है। ठीक है, कब, 1962 में। चीज़ याद हो गई। चलिए, उसके अलावा यहाँ पे जो मैन पार्ट है, इसकी ऊंचाई पूछ लेता है कभी कभी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1152 मीटर। कितनी, 1152 मीटर मैन पार्ट की ऊंचाई है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए छत्तीसगढ़ का इसे शिमला भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए होता क्या है, ये हो गया क्या, मैं अभी आपको बता रहा था पठार। पठार में यहाँ पे बारिश होगा। बारिश होगा तो क्या होगा, बहुत सारा पानी गिरेगा। देखिए, एक होता है मैदान, जैसे आपने खेत में देखा होगा, खेत है ये, यहाँ पे बारिश होगा तो पानी रुक जाता है। पानी रुक जाता है तो सोख लेता है, जमीन के अंदर यहाँ चला जाता है। लेकिन क्या पठार में ऐसा होगा, यदि बारिश हुआ, बारिश होता है तो बहुत तेज से पानी बहने लग जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो जलप्रपात है वो भी कहाँ पे पाए जाते हैं, जो पठार है, पर्वत है, वहीं पे जलप्रपात मिलते हैं, है ना। अब होगा क्या, पानी गिरा तो इतनी ऊंचाई से जब नीचे पे गिरता है, यहाँ पे गिरेगा तो वो क्या बना लेता है, जलप्रपात बना लेता है। क्या बना लेता है, जलप्रपात बना लेता है। तो इसलिए जब भी आप कभी जलप्रपात पढ़ेंगे तो आपको जो ये उत्तरी क्षेत्र दिख रहा होगा, जसपुर पाठ, पूर्वी बघेलखंड का पठार और ये दक्षिण का एरिया है, बस्तर का पठार वाला एरिया, तो जो भी पठार वाले एरिया दिख रहे हैं, हर जगह आपको जलप्रपात देखने को मिलेंगे। पठार से ही जलप्रपात होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की मैन पार्ट में कौन कौन से जलप्रपात है, मैन पार्ट में है टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट ये जलप्रपात का नाम है। टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट और मछली पॉइंट या फिश पॉइंट, मछली या फिश पॉइंट, ये सारे पॉइंट है, ये जलप्रपात के नाम है। सारे क्या है, जलप्रपात है। ये नाम कैसे पड़ गया, हुआ क्या, यहाँ पे टाइगर घूमते रहते थे जलप्रपात के पास में, इसलिए टाइगर पॉइंट नाम हो गया। इको पॉइंट किसे बोलते हैं, जब हम कहीं पे पहाड़ में जाते हैं तो हमारी आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है, तो ये जब जलप्रपात के पास जाते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आवाज़ हमें ही सुनाई देती है बार बार लौट के, इसलिए इको पॉइंट जलप्रपात यहाँ पे है। और मछली पॉइंट, यहाँ पे जो जलप्रपात है यहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी पाई जाती हैं, इसलिए इसे मछली पॉइंट भी बोला जाता है। 3 जो जलप्रपात है इनके नाम याद रखना है। टाइगर पॉइंट कहाँ पे है, मैन पार्ट में है। इको पॉइंट कहाँ पे है, मैन पार्ट में है। मछली पॉइंट कहाँ पे है, मैन पार्ट में है। चीज़ें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल समझ में आनी ही चाहिए और ऐसे ही हमें पढ़ना है। खनिज यहाँ पे क्या पाया जाएगा, खनिज बताना पड़ेगा क्या, नहीं, क्या पाया जाएगा, बॉक्साइट बाबा। ठीक है, मैंने आपको बताया है वहाँ पे बॉक्साइट पाया जाएगा।
और यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है। देखिए सीधी सी बात है, बारिश होगी, बारिश होगी, जलप्रपात तो होंगी, जलप्रपात वाले टॉपिक में हम जलप्रपात पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ से बारिश होगी तो सीधी सी बात है बहुत सारी, अब यहाँ पे खेत तो है नहीं, अब खेत कम है, इस वजह से क्या होगा, पानी कहीं ना कहीं बहेगा और नदी बन जाती है, और यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। ये हो गया मेन पार्ट। मेन पार्ट से दो नदी निकलती है, एक उत्तर की साइड जाती है जिसका नाम है रिहंद नदी, और एक दक्षिण की साइड जाती है जिसका नाम है मांड नदी। ठीक है, तो यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी, मांड एवं रिहंद नदी का उद्गम। उसके बाद है कौन सा, जसपुर पाट। चलिए अब जसपुर पाट की बात कर लेते हैं। जसपुर पाट सबसे बड़ा और सबसे लंबा पाट, सबसे बड़ा और लंबा पाट। अब बताइए, मैंने आपको पार्ट बताया था, यहाँ हो गया था मैन पार्ट, यहाँ हो गया था सामरी पार्ट, जमीर पार्ट, जारंग पार्ट और जसपुर पार्ट। ये पांच पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेन जो पार्ट है, बहुत सारे पार्ट है। अब इसमें से आप देखें पार्ट मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है, जो इनका ऊपरी हिस्सा है, ऐसे ही मान लीजिए एक तो ये हो गया जसपुर पार्ट, ऐसे ही यहाँ पे है क्या, मैन पार्ट। तो ऐसे जो पार्ट है उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो कौन सा है, जसपुर पार्ट। आया समझ में। अब जसपुर पार्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली बात तो सबसे बड़ा और सबसे लंबा पार्ट जसपुर पार्ट है। यहाँ पे फूलों की बगिया है, फूलों की बगिया आप चाहिए फूल तोड़ कर लाइए। फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ पे है, ये लोरो एक जगह है। ठीक है, लोरो घाटी है, लोरो की घाटी, वहाँ पे फूल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो लोरो की घाटी को हम लोग फूल के लिए बहुत फेमस मानते हैं, या फूलों की घाटी इसे बोला जाता है कई बार। देखिए फूलों के लिए दो जगह बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है ये। कौन कौन सी जगह फेमस है, फूलों के लिए दो जगह बहुत फेमस है, एक तो लोरो घाटी फेमस है, एक है केशकाल घाटी। केशकाल घाटी होता क्या है, व्यापम बोल देता है कि केशकाल घाटी फूलों के लिए फेमस है, और पीएससी आया, पीएससी का दिमाग खराब हुआ, बोलते हैं नहीं लोरो घाटी फूलों के लिए फेमस है। अब हमारा पुलिस विभाग एग्जाम लेगा तो पुलिस विभाग तो एक ही बोलेगा, या तो लोरो बोल देगा या तो केशकाल बोल देगा। तो आपको क्या याद रखना है, फूल कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लोरो घाटी। लोरो घाटी है कहाँ पे, जसपुर पार्ट में आता है। और फूल कहाँ पे पाए जाते हैं, केशकाल घाटी। केशकाल कहाँ पे पाया जाता, केशकाल है कहाँ पे, तो कोंडागांव जिले में है। अभी केशकाल के बारे में तो बात करने ही वाले हैं हम लोग। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ बस और याद रख लीजिए, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। क्या चीज़, कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो इब और मैनी नदी निकलती है। कौन सी, इब और मैनी नदी यहाँ से निकलती है। इसको हम लोग नदी वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। सबसे बड़ा एवं लंबा जसपुर पाट, फूलों की घाटी लोरो घाटी। फूल कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो लोरो घाटी जसपुर में, या तो फिर केशकाल घाटी में। और ईब एवं मैनी नदी जसपुर से निकलती है, जसपुर पाट से निकलती है। बस आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है जसपुर पाट से। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, जमीर पाट में। किसमें, जमीर पाट। जमीर पाट, जमीर पाट, जमीन है ना, जमीर से आपको क्या समझ आ रहा है, जमीन समझ में आ रहा है। और इसे बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। जमीर जो जगह है वहाँ पे बॉक्साइट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है जमीर पाट को। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। जमीर पाट छत्तीसगढ़ का बॉक्साइट का मैदान किसे कहा जाता है, जमीर पाट को छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। अब जारंग पाट, जारंग पाट में कुछ नहीं है, बस यहाँ पे भंडारण ज़्यादा होता है। जो बॉक्साइट है, देखिए बॉक्साइट तो हर जगह पाया जाएगा। मैंने आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बताया है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आएंगे, जिले आएंगे, वहाँ पे बॉक्साइट पाया जाएगा। तो जारंग पाट है मतलब क्या, उत्तर में ही आएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आएगा। यहाँ पे क्या है, भंडारण। ये देखिए एक तो टैंक है, इसमें पूरा भर दिए हैं क्या, बॉक्साइट। बॉक्साइट भंडारण कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो जारंग पाट में। ठीक है, सर्वाधिक बॉक्साइट भंडारण जारंग पाट में है। ठीक है, तो क्या हो गया, मैन पार्ट हो गया, जसपुर पार्ट हो गया, जमीर पार्ट हो गया, जारंग पार्ट हो गया, एक पार्ट बच रहा है
जहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या पाठ? सामरी पाठ। सामरी पाठ, सामरी पाठ क्या है? सबसे ऊंचा पाठ प्रदेश, सबसे ऊंचा पाठ प्रदेश, सबसे ऊंचा पाठ वाला क्षेत्र है ना। तो सबसे ऊंचा पाठ वाला क्षेत्र क्यों? देखिए यहाँ की जो ऊंचाई है आपको पता होगा, सबसे ऊंचा जो चोटी है गौरलाटा है, गौरलाटा। और गौरलाटा की ऊंचाई पूछ लेता है तो 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। सीधी सी बात है कि जब गौरलाटा हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा ऊंचा है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी है, सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा। गौरलाटा सामरी पाठ के अंतर्गत आता है, इसलिए सबसे ऊंचा पाठ भी हो जाएगा सामरी पाठ। देखिए सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ की गौरलाटा चोटी, गौरलाटा जो चोटी है वो सामरी पाठ के अंतर्गत आती है, और सामरी पाठ इसलिए सबसे ऊंचा पाठ हो जाता है। पाठ कितने? बहुत सारे पाठ होते हैं, लेकिन हमें 5 पाठ पढ़ने हैं। कौन कौन से? सामरी पाठ, मैन पाठ, जसपुर पाठ, जारंग पाठ और जमीर पाठ, 5 पाठ पढ़ने थे। और सामरी पाठ जो है, सामरी पाठ सबसे ऊंचा पाठ है, इसकी जो ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा है, उसकी जो ऊंचाई है 1225 मीटर है। 2018 के एग्जाम में, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सामरी पाठ की गौरलाटा चोटी। बस ये हमें इतना ही पढ़ना था किसके बारे में? छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेश के बारे में। अब हम आते हैं किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करने वाले हैं दंडकारण के बारे में। एक यहाँ पे पढ़ लेते हैं पाठ प्रदेश, उसके बाद अगर मैं पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, इधर बगल बगल वाले पढ़ा दिए, थोड़ा सा आप इसके बीच में हम आते हैं यहाँ पे दंडकारण का पठार में। दंडकारण का पठार या दंडकारण प्रदेश। चलो आ जाओ बाबू दंडकारण प्रदेश में। दंडकारण प्रदेश कैसा है, क्या है, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कितना परसेंट एरिया ही कवर करता है? 28% एरिया। कितना? हमारे छत्तीसगढ़ का 28% एरिया कौन कवर करता है? तो दंडकारण प्रदेश करता है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं अगर पूछता है तो कौन कौन सा? देखिए मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी का कौन सा तहसील? मोहला तहसील आता है किसके अंतर्गत? दंडकारण प्रदेश के अंतर्गत आता है। और संपूर्ण बस्तर संभाग, संपूर्ण बस्तर संभाग समझ में आ गया? इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, संपूर्ण बस्तर संभाग आपको याद रखने चाहिए। दंडकारण का पठार या प्रदेश, ये देखिए आपको ये जो एरिया दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सारा किसके अंतर्गत आता है? दंडकारण पठार या प्रदेश के अंतर्गत आता है। कौन कौन से जिले? इसमें बस्तर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। कौन कौन से? कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, 7 जिले हो गए। ठीक है 7 जिले। और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी का छोटा सा एक एरिया आता है यहाँ पे, ये छोटा सा एरिया आता है मोहला तहसील। दंडकारण प्रदेश के अंतर्गत बस इतना ही आता है। अब दंडकारण प्रदेश में बताइए क्या पाया जाएगा? दिमाग लगाइए, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सोचिए सोचिए। आज ही हमने बात की है, भूगर्भिक बनावट में भी मैंने बात किया था। क्या पाया जाएगा? तो यहाँ पे लोहा पाया जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा जो दंडकारण प्रदेश है इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन से युग में हुआ? कौन से युग में हुआ? इसका जो निर्माण, इसका जो कुछ क्षेत्र है वो आर्कियन युग के शैल समूह से बना हुआ है। जो दंडकारण प्रदेश है उसके जो शैल समूह है, तो कुछ जगह जो है वो आर्कियन युग की शैल समूह से बनी हुई है और कुछ धारवाड़ युग की शैल समूह से बनी हुई है। धारवाड़ युग की शैल समूह से निर्मित है। आगे समझ, इतनी चीजें आपको याद रखनी है किसके बारे में? दंडकारण प्रदेश के बारे में। 28% एरिया, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी का मोहला तहसील, संपूर्ण बस्तर संभाग आता है इसके अंतर्गत। लोहा यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जो दंडकारण प्रदेश है उस कौन से टाइम पे बना हुआ है? तो आर्यन युग के टाइम पे और धारवाड़ युग के टाइम पे ये बना हुआ है दंडकारण प्रदेश। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे उसको, यहाँ पे जगह कम हो जाएगा। ये हो गया, देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ में अब हम लोग क्या पढ़े? दंडकारण प्रदेश। ये हो गया हमारा दंडकारण प्रदेश।
दंडकारण्य का पठार आप बोल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दंडकारण्य का पठार, ये हो गया हमारा दंडकारण्य का पठार। अब यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया यहाँ पे दंडकारण्य का पठार। आपको पता होगा कि ऊपरी यहाँ पे क्या है, कांकेर है। कांकेर है यहाँ पे है नारायणपुर, यहाँ पे है बीजापुर, यहाँ पे है दंतेवाड़ा, यहाँ पे है कोंडागांव, यहाँ पे है बस्तर, यहाँ पे है सुकमा। सारी चीज़ें याद हैं क्या? अब देखिए, उसके बाद फिर से एक मैप बना लेते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया कांकेर। कांकेर में कुछ कुछ जो जिले हैं, कुछ कुछ जगह है वहाँ पे पठार पाए जाते हैं। अब कौन कौन से पठार हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है? एक हो गया राव घाट का पहाड़, ठीक है, राव घाट पहाड़ी, ये राव घाट का पठार। राव घाट की पहाड़ी हो गई, आरी डोंगरी की पहाड़ी हो गई, गढ़िया पहाड़ी हो गई और मलाज कुंड पहाड़ी। 4 पहाड़ी कांकेर जिले के याद कर लीजिए। फिर नारायणपुर में आइए। नारायणपुर में केवल आपको अबोचमाड़ की पहाड़ी याद रखना है। कौन सी? नारायणपुर में अबोचमाड़ की पहाड़ी। उसके बाद आप आइए कोंडागांव में। कोंडागांव में केशकाल घाट याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है केशकाल घाट। फिर आइए दंतेवाड़ा में, मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ, दंतेवाड़ा में आइए और दंतेवाड़ा में आपको याद रखना है किसका? बैलाडीला की पहाड़ी। उसके बाद जो बस्तर है, सुकमा है और बीजापुर, इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। बस्तर का कुछ क्षेत्र, दंतेवाड़ा का कुछ क्षेत्र और सुकमा का कुछ क्षेत्र। यहाँ पे क्या है? सुकमा है, दंतेवाड़ा और यहाँ पे बस्तर। इन जो 3 जिलों के कुछ कुछ क्षेत्रों को मिला के क्या बनता है? बस्तर का पठार। बस्तर का पठार किन किन क्षेत्रों को मिला के बनता है? तो कुछ बस्तर जिले के क्षेत्र हो गए, कुछ दंतेवाड़ा जिले के क्षेत्र हो गए और कुछ सुकमा जिले के क्षेत्र हो गए। तीनों जिलों के कुछ कुछ क्षेत्रों को मिला के बस्तर का पठार बनता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? बस्तर का पठार किस जिले में सम्मिलित नहीं है या किस जिले में नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए बस्तर का पठार किस किस जिले में है। तो बस्तर में तो रहेगा ही रहेगा, दंतेवाड़ा में है और सुकमा में है। आ गया समझ? अब देखिए, अब बस्तर का मैं मैदान बोलूँ, अगर मैं बस्तर का मैदान बोलूँ तो आपको बस्तर बिल्कुल भी याद नहीं करना है। जब भी मैदान की बात होगी तो बस्तर के मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं? तो बीजापुर जिला आएगा और सुकमा जिला। तो जो बस्तर का मैदान है, बस्तर का मैदान वो कौन कौन से जिले में फैला हुआ है अगर पूछेगा तो बस्तर का मैदान बीजापुर जिले में फैला हुआ है और सुकमा जिले। बस्तर का मैदान ये हो गया बीजापुर और ये हो गया सुकमा, ठीक है। तो बस्तर का मैदान कहाँ पे है, कौन से जिले में है? तो बीजापुर और सुकमा जिले में है। आ गई चीज़ें समझ में? देखिए, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और डेफिनेटली बनने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना समझाने के लिए। अब जितने भी मैंने आपको पठार बताए हैं, ये पठार को थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, बस इतना ही तो हमें आज करना है। कल फिर और चीज़ें करेंगे। आज क्या करने वाले हैं देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताया था, राव घाट की पहाड़ी। पहले राव घाट की पहाड़ी के पास आते हैं एक एक करके। राव घाट की पहाड़ी, राव घाट की पहाड़ी। राव घाट की पहाड़ी के बारे में आपको कुछ याद नहीं करना है। क्या याद करना है? तो ये पहली बात तो राव घाट की पहाड़ी कांकेर जिले में है, कांकेर जिले में है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से लोहा मिलता है और लौह अयस्क जो है, यहाँ का जो लौह अयस्क है वो कहाँ जाता है? भिलाई स्टील प्लांट को, भिलाई इस्पात संयंत्र को जाता है। हुआ क्या एक्चुअल में, पहले क्या था, दल्ली राजहरा का जो बालोद है ना, बालोद दल्ली राजहरा, तो बालोद में दल्ली राजहरा है, सॉरी, है ना। तो बालोद के जो दल्ली राजहरा से लोहा जाया करता था कहाँ? भिलाई स्टील प्लांट को। अब वहाँ सीधी सी बात है, इतना जब जाएगा तो कहीं ना कहीं ख़त्म तो होगा ही, तो कम हो गया वहाँ पे थोड़ा सा। तो अब कहाँ से जाता है? कांकेर के राव घाट से, राव घाट की पहाड़ी से लौह अयस्क जाता है कहाँ? भिलाई स्टील प्लांट में। और भिलाई स्टील प्लांट के बहुत सारे लोहे का यूज कहाँ किया गया है? जो अभी राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है वहाँ पे यूज किया गया है। किसका? लौह अयस्क का। जो भिलाई स्टील प्लांट या फिर भिलाई इस्पात संयंत्र में जो लोहे का यूज किया जा रहा है वो जो उसके लोहे का यूज अयोध्या मंदिर में किया जा रहा है, आपको याद रखना है थोड़ा सा। राव घाट की पहाड़ी, पहला पहाड़ी जो कांकेर में है। उसके बाद दूसरा है गढ़िया, छोटा चीज़ें हैं, गढ़िया पहाड़। गढ़िया पहाड़ ये भी कहाँ है? कांकेर में है, ठीक है। कहाँ पे है? कांकेर में है।
और यहाँ पे गढ़िया महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? गढ़िया महोत्सव मनाया जाता है। गढ़िया पहाड़ में गढ़िया महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, गढ़िया पहाड़ किस में आएगा? बस्तर का पठार या दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आएंगे। अब आ गई तीसरी चीज। तीसरी चीज कौन सी? आरी डोंगरी की पहाड़ी। आरी डोंगरी की पहाड़ी, मैंने कांकेर में मैंने चार पहाड़ों के नाम बताए हैं। आरी डोंगरी की पहाड़ी, आरी डोंगरी की पहाड़ी जब भी आया तो पहली बात तो यहाँ पे लोहा बहुत सारा है, तो लौह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए फेमस है आरी डोंगरी की पहाड़ी। आरी डोंगरी की पहाड़ी, जब हम खनिज पढ़ेंगे तो सारी चीजें रिवीजन होंगी। लौह अयस्क के लिए क्या फेमस है? आरी डोंगरी की पहाड़ी। और आरी डोंगरी की पहाड़ी है कहाँ पे? कांकेर में है। ठीक है, चीज़ें जो भी हैं सारी चीज़ें बार बार रिवीजन होगी। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हो और फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं। रिवीजन होते 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 जब देखिए, जब आप महोत्सव पढ़े तो महोत्सव मैंने आपको बताया था ना, गढ़िया पहाड़ है ना, गढ़िया महोत्सव बताया था। उसके बाद देखिए, जब हम लौह अयस्क पढ़ेंगे तो भी आरी डोंगरी पहाड़ी का नाम आएगा। जब हम लोग पहाड़ पढ़ेंगे तो भी रावघाट पहाड़ी का नाम आएगा। अभी जैसे पहाड़ हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो रावघाट पहाड़ी का नाम आ गया। अब उसके वजह हम लोग लौह के पढ़ेंगे, फिर रावघाट पहाड़ी का बार बार नाम आते जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, मस्ती में जीने का भाई। चौथा है मलाज कुंडम की पहाड़ी। मलाज कुंडम की पहाड़ी ये भी कहाँ पे है? सारे जो पहाड़ी मैंने यहाँ पे बताया आपको कांकेर जिले में है मलाज कुंडम की पहाड़ी। अभी हम पहाड़ पढ़ रहे हैं, भौतिक विभाजन देख रहे थे। भौतिक विभाजन में बस्तर का या दंडकारण्य का पठार देख रहे थे, और उसमें हम देख रहे थे कांकेर जिला। कांकेर जिले में रावघाट पहाड़ी, गढ़िया पहाड़, आरी डोंगरी और मलाज कुंडम की पहाड़ी है। मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर जिले में है, और यहाँ पे मलाज कुंडम जलप्रपात है। जो ये पहाड़ी है यहीं पे जलप्रपात भी है, मलाज कुंडम के नाम पे जलप्रपात भी है। और इसके अलावा जो मलाज कुंडम है यहीं से दूध नदी का उद्गम होता है। किसका? दूध नदी का उद्गम है। आई बात समझ में? चलिए एक बार फिर से, रावघाट की पहाड़ी कांकेर में है। लौह अयस्क जो यहाँ का रावघाट की पहाड़ी से लौह अयस्क निकलता है, भिलाई स्टील प्लांट को हम लोग दे देते हैं। फिर गढ़िया पहाड़, गढ़िया पहाड़ कांकेर जिले में है, गढ़िया महोत्सव मनाया जाता है। फिर आरी डोंगरी की पहाड़ी ये भी कांकेर में है, और यहाँ पे लौह अयस्क मिलता है। इसके अलावा मलाज कुंडम की पहाड़ी, यहाँ पे जलप्रपात है मलाज कुंडम जलप्रपात, और मलाज कुंडम की पहाड़ी से ही दूध नदी का उद्गम होता है। और ये है कहाँ पे? तो ये है कांकेर जिला में। बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, अपन तो तबाही मचा के रहेंगे। अब आते हैं हम लोग केशकाल घाटी में। केशकाल घाटी याद आया? चलिए आना चाहिए। ये था कांकेर। कांकेर में हमने रावघाट देखा, आरी डोंगरी देखा, गढ़िया पहाड़ देखा, मलाज कुंडम देखा। अब हम यहाँ पे आएंगे कोंडा गांव, और कोंडा गांव का यहाँ पे हो गया केशकाल। केशकाल से बहुत क्वेश्चन बनता है। केशकाल से क्या? पहली बात तो इसे बस्तर का प्रवेश द्वार बोला जाता है। बस्तर का प्रवेश द्वार। अब ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग? बस्तर का प्रवेश द्वार ऐसा बोलते हैं क्यों? ये देखिए, ये आप दुर्ग के मान लीजिए निवासी हो गए, दुर्ग में है, रायपुर में है, बिलासपुर में है, जहाँ के भी हैं, है ना, गरियाबंद की जहाँ के भी हैं। अब आपको बस्तर जाना है। बस्तर जाना है तो यहाँ पे पर्वत है, केशकाल घाटियाँ है। घाटियाँ आपको जाने नहीं देंगी, तो यही घाटियों से होके ही हम लोग जाते हैं कहाँ? बस्तर जाते हैं, जगदलपुर। बस्तर दशहरा देखने जगदलपुर जाते हैं। तो कैसे जाएंगे? हम कहाँ रहते हैं? सरगुजा में रहते हैं। बस और रायपुर, दुर्ग, ये सब सारी जगह हैं, तो हमें बस्तर में जाना है, जगदलपुर में जाना है, दंतेवाड़ा में जाना है, सुकमा में जाना है, तो हम यहीं से जाएंगे। तो बस्तर संभाग का जो प्रवेश द्वार होता है कहाँ से है? कोंडा गांव के केशकाल घाटी से। यही है ये केशकाल घाटी। ठीक है, केशकाल घाटी याद रखिएगा। आइए आगे, केशकाल घाटी बस्तर का प्रवेश द्वार। अब जो ये घाटी है, घाटी में ऐसे मोड़ बने हुए हैं, बहुत सारे खतरनाक मोड़ हैं। तो ये जो मोड़ है इनकी संख्या पूछ लेता है, तो 12 मोड़ बने हुए हैं। कितने? 12 मोड़ केशकाल घाटी में बने हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे तेलिन घाटी है। तेलिन घाटी, तेलिन घाटी कई बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में। तेलिन घाटी कहाँ पे है? तो मैंने अभी आपको बताया क्या? केशकाल घाटी। केशकाल घाटी ये देखिए, ये है केशकाल घाटी। केशकाल घाटी में है तेलिन घाटी। तेलिन घाटी में तेलिन महोत्सव मनाया जाता है, और तेलिन माता मंदिर भी है। तेलिन माता मंदिर भी है,
और तेलीन महोत्सव भी मनाया जाता है ना, समझ में आ गया। और इसके अलावा केसकाल घाटी को मैंने भी आपको बताया था फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों की घाटी दो जगह को कहा जाता है, लोरो घाटी को और केसकाल घाटी को। तो फूलों की घाटी भी केसकाल घाटी को कहा जाता है। और जो ये केसकाल घाटी है ये छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का पठार या बस्तर का या फिर बस्तर या दंडकारण्य का पठार लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दंडकारण्य का पठार के बीच में सीमा रेखा बनाता है, ठीक है, के बीच में सीमा रेखा कौन बनाएगा? केसकाल घाट बनाएगा, केसकाल घाटी। आ गई समझ में बात? केसकाल घाटी से बहुत बार क्वेश्चन बना है। छत्तीसगढ़ मैदान और बस्तर या दंडकारण्य के पठार के बीच में सीमा कौन बनाता है? केसकाल घाटी बनाती है। कितने मोड़ हैं? 12 मोड़ हैं। बस्तर का प्रवेश द्वार केसकाल घाटी। तेलीन घाटी में तेलीन माता मंदिर है। तेलीन माता मंदिर में तेलीन महोत्सव मनाया जाता है। चीजें आपको याद हो गई। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब आगे आते हैं और देखते हैं किसके बारे में? बैलाडीला की पहाड़ी के बारे में। बैलाडीला की पहाड़ी देख लेते हैं। बैलाडीला की पहाड़ी है कहाँ पे? दंतेवाड़ा में है। बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिले में है। और ये जो पहाड़ी है कौन से पठार के अंतर्गत? तो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो पहली बात दंतेवाड़ा में है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है नंदीराज चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1210 मीटर। कितनी? 1210 मीटर। ये बस्तर या दंडकारण्य प्रदेश की या पठार की सबसे ऊंची चोटी है। दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी। दंडकारण्य पठार की सर्वोच्च चोटी नंदीराज चोटी। अगर पूछता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर आपको बलरामपुर जाना है, कूद के जाना है। कहाँ पे? बलरामपुर जाना है। और बलरामपुर में गौरलट्ट जो चोटी है वो कितनी है? 1225 मीटर। दोनों चीजें याद रखनी है। 1225 मीटर गौरलाटा। सर्वोच्च चोटी छत्तीसगढ़ की गौरलाटा। लेकिन अगर बस्तर क्षेत्र की बोला जाए या दक्षिण छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च चोटी या दंडकारण्य पठार की सबसे सर्वोच्च चोटी बोला जाएगा तो नंदीराज चोटी किस में आती है? बैलाडीला की पहाड़ी में है और 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है। बैलाडीला की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या मिलेगा? लौह अयस्क मिलता है। और ये जो लौह अयस्क है वो उसकी जो कोटि है वो सर्वोच्च कोटि की। सर्वोच्च कोटि मतलब होता है इसकी जो लौह अयस्क होता है वो अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ऐसे करके। तो यहाँ पे हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। कौन से प्रकार का? हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाएगा। हेमेटाइट प्रकार का देखिए जो कार्बन लौह अयस्क होता है उसके कार्बन के बेस पे, किसके? कार्बन के आधार पर हम लोग इसे बांटते हैं। कार्बन जिसमें कार्बन ज़्यादा रहता है वो हेमेटाइट, फिर जिसमें और थोड़ा सा कम रहता है कार्बन वो मैग्नेटाइट। ऐसे अलग अलग टाइप के लौह अयस्क होते हैं। तो बैलाडीला की पहाड़ी में सर्वोच्च कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है। हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो लौह अयस्क है वो होता क्या है? ये लौह अयस्क जापान को हम भेज देते हैं। कैसे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लेके विशाखापट्टनम, यहाँ पहले छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम भेजेंगे और विशाखापट्टनम से जापान भेज देते हैं हम लोग, ठीक है। तो बैलाडीला या फिर बैलाडीला की जो लौह अयस्क है वो हम कहाँ भेजते हैं? तो जापान में भेजा करते हैं। इसके बाद ये जो बना हुआ है बैलाडीला की पहाड़ी, ये बहुत पुरानी शैलों से बनी हुई है। पुरानी शैलों से मतलब अभी तो हमने देखा था कि जो दंडकारण्य का पठार है वो किससे बना हुआ है? तो आर्कियन से बना हुआ है या फिर धारवाड़ से बना हुआ है। तो आर्कियन और धारवाड़ शैलों से बना हुआ है। तो जो बस्तर का ये बैलाडीला की पहाड़ी बहुत फेमस है, तो ये भी बनी हुई है किससे? पुरानी शैलों से, आर्कियन या धारवाड़ शैलों से बनी हुई है। बस हमें इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। किसके बारे में? बैलाडीला की पहाड़ी के बारे में याद रखनी है। एक बार फिर से, बैलाडीला की पहाड़ी है कहाँ पे? दंतेवाड़ा में। इसकी सर्वोच्च चोटी नंदीराज चोटी 1210 मीटर। छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च चोटी 1225 मीटर गौरलाटा चोटी।
और दंडकारण्य की सर्वोच्च चोटी क्या है? नंदीराज चोटी है। लौह अयस्क सर्वोच्च कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है, हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। हम विशाखापट्टनम भेजते हैं, विशाखापट्टनम से जापान चला जाता है। पुरानी शैलों से निर्मित हुआ है बैलाडीला की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब उसके बाद यहीं पे जगह बना के लिख लेते हैं। थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। लास्ट बचा हुआ है। अब हमारा लास्ट दंडकारण्य पठार की लास्ट पहाड़ी की बात बची है, जिसका नाम है अबूझमाड़ की पहाड़ी। कौन सी? अबूझमाड़ की पहाड़ी। लोकेशन बताइए, जल्दी बताइए, लोकेशन कहाँ पे है, कौन से जिले में है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये हो गया, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये हो गया अबूझमाड़ की पहाड़ी। कौन से जिले में है? तो नारायणपुर जिले में है। कौन से? नारायणपुर जिले में है अबूझमाड़ पहाड़ी। अब यही अबूझमाड़ पहाड़ी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए, अबूझमाड़ पहाड़ी कौन से जिले में है? नारायणपुर जिले में है। नारायणपुर जिले में है। अब यहाँ पे क्या है? बैलाडीला दंतेवाड़ा में सर्वोच्च कोटि का लोहा पाया जा रहा था, यहाँ सर्वोच्च कोटि का सागौन, सर्वोच्च कोटि या सर्वोच्च किस्म का सागौन। कौन सी घाटी में? तो खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी बहुत फेमस घाटी है अबूझमाड़ की पहाड़ी में। देखिए पहाड़ियाँ रहती हैं, पहाड़ी में आपने देखा हो घाटियाँ, घाटी रहती है, एक ऐसी पहाड़ी फिर ऐसी एक पहाड़ी, तो ये घाटियाँ बन जाती हैं, है ना। तो ये जो घाटियाँ हैं तो कौन सी घाटी? खुरसेल घाटी है एक, खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी में है सर्वोच्च किस्म की सागौन। ठीक है, सर्वोच्च किस्म का सागौन कहाँ पाया जाता है? तो अबूझमाड़ के खुरसेल घाटी में सर्वोच्च किस्म की सागौन पाए जाते हैं। अबूझमाड़ नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाएगी, तो अबूझमाड़ जनजाति पाई जाएगी। अबूझमाड़ जनजाति पाई जाएगी यहाँ पे। अबूझमाड़ नारायणपुर में है, सर्वोच्च किस्म के सागौन पाए जाते हैं खुरसेल घाटी में, और यहाँ पे अबूझमाड़ी जनजाति है। और आपको अबूझमाड़ के बारे में एक चीज़ तो याद रखना ही चाहिए कि यहाँ पे भयंकर बारिश होती है, भयंकर बारिश होती है, इसलिए इसे हम छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे बोला जाता है? अबूझमाड़ को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ को बोला जाता है। और यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, सीधी सी बात है, सर्वाधिक वर्षा होती है हमारे छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा कहाँ पे? अबूझमाड़ में, इसलिए इसे बोला जाता है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। अबूझमाड़ के बारे में फिर से एक बार, नारायणपुर में है, सर्वोच्च किस्म के सागौन पाए जाते हैं खुरसेल घाटी में। उसके बाद अबूझमाड़िया जनजाति यहाँ पाई जाती है, और छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है अबूझमाड़ को। सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ में होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। जल्दी से एक बार रिविजन करेंगे आज की क्लास का, उसके बाद खत्म करेंगे क्लास को। देखिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन आप कर लीजिए, भले चीज़ें कम पढ़िए लेकिन रिवीजन तो करना ही है। रिवीजन बिना उद्धार नहीं हमारा। देखिए मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक रूप से बांटा था। छत्तीसगढ़ को 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, महानदी का मैदान, और बस्तर का पठार या बस्तर या दंडकारण्य का पठार। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है वो 50% एरिया कवर करता है। पूर्वी बघेलखंड का पठार 16% एरिया कवर करता है। जसपुर सामरी पाठ 4% एरिया कवर करता है, और दंडकारण्य का पठार है वो 28% एरिया कवर करता है। आगे अब हम पाठ प्रदेश की बात कर रहे थे। पाठ प्रदेश में देख रहे थे क्या, जसपुर जो पाठ है उसमें कौन कौन से पाठ आते हैं। ये सामरी पाठ हो गया, जमीर पाठ हो गया, जारंग पाठ हो गया, जसपुर पाठ हो गया, और मैन पाठ हो गया। अब हम लोग आ रहे थे किसमें कि जो पाठ प्रदेश है उसमें से क्या क्या कौन कौन से जिले हैं। तो पाठ प्रदेश में बलरामपुर का कुछ क्षेत्र आता है, सरगुजा का कुछ क्षेत्र आता है, जसपुर का संपूर्ण जिला ही आ जाता है, जसपुर पाठ प्रदेश में आता है। ठीक है, जो जसपुर पाठ प्रदेश है वो बना कैसे है? तो मैग्मा और लावा के ठंडा होने से बना हुआ है। इसमें बॉक्साइट पाया जाता है, और छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत ये आता है। अभी यहाँ पे जो जसपुर पाठ है उसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जो कि भवन निर्माण के लिए उपयोगी होती है। और लेटेराइट मिट्टी में चाय, आलू, टमाटर, लीची बहुत ज़्यादा होता है। आगे आइए, आते जाइए। मैन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। तिब्बत छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है, और छोटा तिब्बत भी मैन पार्ट को ही कहा जाता है। 1962 में भारत चीन युद्ध में यहाँ पे तिब्बतियों को बसाया गया था। मैन पार्ट की सर्वोच्च चोटी है 1152 मीटर। मैन पार्ट की जो सर्वोच्च चोटी है 1152 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे जो जलप्रपात है टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट और मिछली या फिश पॉइंट है जलप्रपात के रूप में। खनिज बॉक्साइट पाया जाएगा, और मैन पार्ट से मांड एवं रिहंद नदी का उद्गम होता है।
आते जाइए आते जाइए। उसके बाद है जसपुर। जसपुर में आपने देखा कि जो जसपुर है वो जसपुर पार्ट है वो सबसे बड़ा और सबसे लंबा पार्ट है। हम बहुत सारे पार्ट पढ़े, उसमें जसपुर सबसे लंबा एवं सबसे बड़ा पार्ट है। उसके बाद जसपुर पार्ट को हम लोग फूलों की घाट, जसपुर में ही एक एरिया है लोरो घाटी, जिसे हम बोलते हैं फूलों की घाटी। किसे? लोरो घाटी को हम बोलते हैं फूलों की घाटी, या फूलों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है लोरो घाटी। इसके अलावा केसकाल घाटी भी फूलों के लिए फेमस है, जो कि कोंडा गांव में है। जसपुर पार्ट में इब एवं मैनी नदी का उद्गम होता है। फिर हम पढ़े क्या? जमीर पार्ट। कौन सा? जमीर पार्ट पढ़े। फिर उसके बाद हम पढ़े जारंग पार्ट। जमीर पार्ट, जमीन मतलब मैदान, तो बॉक्साइट का मैदान जमीर पार्ट को बोला जाता है। जारंग, बॉक्साइट का भंडारण बहुत ज़्यादा होता है जारंग में। आते जाइए। उसके बाद है सांबरी पार्ट। सांबरी पार्ट छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पार्ट है और छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च चोटी भी गौरलाटा सांबरी पार्ट में ही स्थित है। सर्वोच्च चोटी गौरलाटा, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आए हम दंडकारण्य प्रदेश में। दंडकारण्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 28% एरिया में फैला हुआ है। कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं? तो मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी का मोहिला तहसील एवं छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग का संपूर्ण एरिया आता है ये दंडकारण्य प्रदेश में। इसमें कौन सा खनिज पाया जाएगा? तो लोहा खनिज पाया जाता है। इसके अलावा ये कौन से टाइम पे बना हुआ है? तो आर्कियन युग की चट्टान है ये। कौन सी? आर्कियन युग की चट्टान है और धारवाड़ युग की चट्टान है। तो जो ये बना हुआ है दंडकारण्य, तो कौन से टाइम पे बना है? तो आर्कियन युग और धारवाड़ युग की शैल समूह से बना हुआ है। आगे आइए। दंडकारण्य का पठार हमने देखा क्या क्या, कौन कौन से जिले आते हैं? मोहिला, मानपुर यहाँ पे आ गया। उसके बाद कांकेर हो गया, कोंडागांव हो गया, फिर नारायणपुर हो गया, बीजापुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, बस्तर हो गया और सुकमा, इतने जिले हो गए। अब यहाँ पे हमने कांकेर में क्या क्या देखा था? कांकेर में हमने देखा सबसे पहले कि यहाँ पे रावघाट माइंस है, आरी डोंगरी पहाड़ी है, मलाज कुंडम है और गढ़िया पहाड़ी, 4 हो गए। फिर यहाँ पे हो गया कोंडागांव, कोंडागांव में हो गया केसकाल घाटी। उसके बाद बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ये तीनों से मिला के बस्तर का पठार बन गया और बीजापुर और सुकमा से मिला के बन गया बस्तर का मैदान। इसके अलावा नारायणपुर में है अबोचमाड़ की पहाड़ी, दंतेवाड़े में है बैलाडीला की पहाड़ी। आगे आइए। रावघाट की पहाड़ी कांकेर में, लौह अयस्क यहाँ से बीएसपी को भेजा जाता है, भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क भेजा जाता है। गढ़िया पहाड़ कांकेर में है, गढ़िया महोत्सव मनाया जाता है। आरी डोंगरी की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए फेमस है और कांकेर जिले में है। मलाज कुंडम की पहाड़ी दूध नदी का उद्गम होता है और मलाज कुंडम जलप्रपात भी है, कांकेर जिले में ही स्थित है। ऐसे आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करते रहना, बार बार आप रिवीजन करते रहोगे सारी चीज़ें याद होती जाएंगी। फिर केसकाल घाटी बस्तर का प्रवेश द्वार है ना, हमें मैदान से बस्तर में जाना है, पठारी क्षेत्र में जाना है तो प्रवेश होना पड़ेगा केसकाल घाटी से। 12 मोड़ हैं इसमें। तेलिन घाटी को तेलिन माता मंदिर, तेलिन घाटी है, तेलिन घाटी में तेलिन माता मंदिर भी है और यहाँ पे महोत्सव भी मनाया जाता है। और फूलों की घाटी के लिए फेमस है केसकाल घाटी, छत्तीसगढ़ का मैदान और छत्तीसगढ़ के बस्तर के दंडकारण्य का पठार के बीच में सीमा कौन बनाता है? तो केसकाल घाटी ही छत्तीसगढ़ के मैदान एवं बस्तर के दंडकारण्य के पठार के बीच में सीमा बनाती है। अब उसके बाद है लास्ट बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में स्थित है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है 1210 मीटर। छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वोच्च चोटी, क्या? छत्तीसगढ़ की सेकंड हाइस्ट चोटी, छत्तीसगढ़ की सेकंड हाइस्ट चोटी का क्या नाम है? नंदीराज चोटी। छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च चोटी अगर पूछा जाए तो फर्स्ट नंबर पे है गौरलाटा चोटी। और दंडकारण्य प्रदेश की अगर केवल पूछा जाएगा तो दंडकारण्य प्रदेश की या फिर पठार की सर्वोच्च चोटी नंदीराज चोटी है। उसके बाद और आगे बैलाडीला की पहाड़ी में लौह अयस्क पाए जाते हैं। सर्वोच्च किस्म के लौह अयस्क रहते हैं जो कि हेमेटाइट प्रकार के होते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर इसे डिवाइड किया जाता है। जो लौह अयस्क है वो विशाखापट्टनम से हम जापान भेज दिया करते हैं। पुरानी शैलों से बैलाडीला पहाड़ी बनी हुई है, आर्कियन एवं धारवाड़ शैलों से। उसके बाद लास्ट अबोचमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर में है। सर्वोच्च किस्म के सागौन पाए जाते हैं खुरसेल घाटी में। उसके बाद अबोचमाड़ जनजाति पाई जाती है और छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी भी कहा जाता है किसे? अबोचमाड़ की पहाड़ी को। ओह, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।